हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। नेट एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको समाजशास्त्र जीके का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एंड अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नोट्स चाहते हैं, यानी कि समाजशास्त्र के मूलभूत अवधारणाओं के नोट्स, तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। रिवीजन टाइम के लिए वन लाइनर के लिए नोट्स बेस्ट रहने वाले हैं, तो ये आपको वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे। सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड यूपी पीजीडी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी नोट्स आपको यहाँ पर पूरे मिल जाएंगे। इसमें पूरा आपका यूपी पीजीडी का सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। अगर आप थिंकर्स के नोट्स चाहते हैं, ठीक है, तो आपको थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। अभी 31 मई तक ऑफर चल रहा है, ठीक है, 31 मई तक ये ऑफर चल रहा है, जिसमें समाजशास्त्र से संबंधित सभी प्रैक्टिस सेट नोट्स जीएस के प्रैक्टिस सेट में छूट दी जा रही है। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। 225 प्रश्न हो गए थे। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसने बहुत सा काला धन संचय किया है, कैंसर रोगियों के लिए अस्पताल का निर्माण करता है और स्वयं को दलितों का मसीहा होने का दिखावा करता है। यह उदाहरण है। ऑप्शंस हैं भूमिका विलगन, कृत्रिम भूमिका, मिथ्या भूमिका, भूमिका विन्यास। एक व्यक्ति जिसने बहुत सा काला धन संचय किया है, कैंसर रोगियों के लिए अस्पताल का निर्माण करता है और स्वयं को दलितों का मसीहा होने का दिखावा करता है, इसे क्या कहा जाएगा? ये किस में आएगा? किसका उदाहरण है ये? ये किसका है? कृत्रिम भूमिका का, ठीक है, कृत्रिम भूमिका का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम भूमिका का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? लेमर्ट ने दिया है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए भूमिका से संबंधित क्या है, यहाँ पर सही क्या है भूमिका से रिलेटेड। देखिए 4 यहाँ पर कथन दिए गए। पहला है भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। दूसरा है कथन कि भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। तीसरा, भूमिका स्थिर है। चौथा, भूमिकाओं के निर्वहन से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती है। क्या होगा? देखिए भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है, ये गलत है। भूमिका परिस्थिति से संबंधित होती है, ठीक है। भूमिका स्थिर है, ये भी गलत है। भूमिका बदलती रहती है। यहाँ पर फर्स्ट यानी कि भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है, ठीक है, उसे ही हम रोल कहेंगे, बिल्कुल सही है। और भूमिकाओं के निर्वहन से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती है, ये भी सही है। फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भूमिका का समाजशास्त्रीय अर्थ है। ऑप्शन देखिए, व्यक्ति का व्यवहार, परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार, प्रदत्त परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार, या फिर अर्जित परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार। भूमिका का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? किसे कहेंगे हम भूमिका? व्यक्ति के व्यवहार को कहेंगे, या फिर परिस्थिति के अनुरूप किए गए व्यवहार को, या फिर प्रदत्त परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार को, या फिर अर्जित परिस्थिति के किए गए अनुरूप व्यवहार को? यहाँ पर परिस्थिति के अनुरूप जो व्यवहार किया जाता है उसको ही हम भूमिका कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, ये किसका कहना था? भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, ये किसका कहना है? ये किसका कहना है? लिंटन का कहना है। किसका कहना है? लिंटन का कहना है भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है। ये किसने कहा है? ये लिंटन ने कहा है, ठीक है। इनकी पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। द स्टडी ऑफ मैन किसकी है? लिंटन की पुस्तक है, जो कि 1936 में आती है, ठीक है, 1936 में आती है। इन्होंने सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम
संयुक्त रूप से, याद रखेंगे, सर्वप्रथम संयुक्त रूप से प्रस्थिति व भूमिका, स्टेटस एंड रोल, प्रस्थिति व भूमिका का व्यवस्थित वर्णन किया है। ठीक है, व्यवस्थित वर्णन किया है। किसने किया है? लिंटन ने। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसी व्यक्ति का अपने समूह का प्रतिनिधित्व करना जो कि उसकी वास्तविक परिस्थिति नहीं है कहलाती है। ऑप्शन है दिखावटी भूमिका, प्रतिनिधि भूमिका, बुनियादी भूमिका, भूमिका व्यवहार। किसी व्यक्ति का अपने समूह का प्रतिनिधित्व करना जो कि उसकी वास्तविक परिस्थिति नहीं है, उसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्रतिनिधि भूमिका होगा। ठीक है, प्रतिनिधि भूमिका होगा। अच्छा, प्रतिनिधि की भूमिका की जो अवधारणा है, यहाँ पर नाडेल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, नाडेल ने भूमिका जाल का कॉन्सेप्ट दिया है, रोल नेटवर्क। ठीक है, भूमिका जाल की अवधारणा नाडेल की है। इसके अलावा संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा इन्होंने दी है, संबंधात्मक भूमिका हो जाएगा। ठीक है, संबंधात्मक भूमिका हो जाएगा इनका। ठीक है, संबंधात्मक भूमिका हो जाएगा। और इसके अलावा गैर संबंधात्मक भूमिका। ठीक है, गैर संबंधात्मक भूमिका हो जाएगी इनकी, गैर संबंधात्मक भूमिका। और प्रतिनिधि की भूमिका। ठीक है, प्रतिनिधि भूमिका का जो कॉन्सेप्ट है ये भी इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं ये किसके हैं? ये नाडेल के हैं। ठीक है, ये नाडेल के हैं। और इसके अलावा बुनियादी भूमिका की जो अवधारणा है ये किसने दी है, ये चलिए आप बताएं। बुनियादी भूमिका की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ये आप कमेंट करके बताएं, आंसर करें। बुनियादी भूमिका की अवधारणा किसकी हो जाएगी? और नाडेल की अगर हम बुक्स की बात करें, ठीक है, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर 1957 में आती है। ये किसकी हो जाएगी? नाडेल की हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। ठीक है, बुनियादी भूमिका बेंटन की हो जाएगी। ठीक है, किसकी हो जाएगी? बेंटन की। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न है ऐसी भूमिकाएं जो अन्य भूमिकाओं के संदर्भ में नहीं निभाई जाती वह है। ऑप्शंस हैं आदर्श भूमिका, गैर संबंधात्मक भूमिका, प्रतिनिधि की भूमिका, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ऐसी भूमिकाएं जो अन्य भूमिकाओं के संदर्भ में नहीं निभाई जाती वे कौन सी हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसी भूमिकाएं जो अन्य भूमिकाओं के संदर्भ में नहीं निभाई जाती उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम कहेंगे गैर संबंधात्मक भूमिका। ठीक है, गैर संबंधात्मक भूमिका कहेंगे। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने बात की थी गैर संबंधात्मक भूमिका की? नाडेल ने। प्रतिनिधि की भूमिका की बात किसने की है? नाडेल ने की है। याद आ रहा है, अभी आपको बताया था। एक नाम आपको याद रखना है, ब्रूम एंड सेल्जनिक का। ब्रूम सेल्जनिक का नाम याद रखना है, ब्रूम सेल्जनिक का नाम रखना है याद। एक इन्होंने भूमिका बताया है, भूमिका आदर्श भूमिका। ठीक है, आदर्श भूमिका, आदर्श भूमिका। और दूसरा क्या हो जाएगा? वास्तविक भूमिका। ठीक है, आदर्श भूमिका और वास्तविक भूमिका की जो अवधारणा है ये ब्रूम एंड सेल्जनिक ने दी है। इसके अलावा आपको नाम याद रखना है बेंटन का। ठीक है, बेंटन का याद रखना है। इन्होंने 3 भूमिका की बात की है। ठीक है, बेंटन इंपॉर्टेंट है, इनका पूछा जाता है। एक है इनका बुनियादी भूमिका। ठीक है, बुनियादी भूमिका हो जाएगा बेंटन की। ठीक है, दूसरा हो जाएगा स्वतंत्र भूमिका। स्वतंत्र भूमिका, बुनियादी भूमिका है, स्वतंत्र भूमिका है। और तीसरा हो जाएगा समान भूमिका। ठीक है, तीसरा क्या होगा? समान भूमिका हो जाएगा। तो बुनियादी, स्वतंत्र और समान भूमिका ये किसका है? ये बेंटन ने बताया। ब्रूम एंड सेल्जनिक ने आदर्श भूमिका और वास्तविक भूमिका की यहाँ पर बात की है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी है सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसने जजमानी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है? एस.सी. दुबे, वाइजर, बी.आर. चौहान, मैकमेरिट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जजमानी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है या प्रश्न पूछा जा रहा है? आप सभी जानते हैं यहाँ पर विलियम वाइजर की बात हो रही है। ठीक है, विलियम वाइजर ने करीमपुर गांव है, ये मैनपुरी में पड़ता है। ठीक है, यूपी के मैनपुरी के करीमपुर गांव पर इनका अध्ययन रहा है। इससे संबंधित इन्होंने वर्णन किया है द हिंदू जजमानी सिस्टम में, द हिंदू जजमानी सिस्टम। ठीक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम है। ये कब आती है पुस्तक? 1936 में आती है।
और जजमानी व्यवस्था को इन्होंने क्या कहा था? प्रकार्यात्मक संस्था कहा था। ठीक है, क्या कहा था? प्रकार्यात्मक संस्था कहा था। किसने कहा था? विलियम वाइजर ने कहा था। ठीक है, सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया है? जजमानी व्यवस्था पर। ठीक है, सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन पूछ लिया जाए या अवधारणा के जनक जजमानी व्यवस्था की अवधारणा के जनक पूछ लिया जाए तो आंसर आपका विलियम वाइजर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए सामाजिक मानक है। ऑप्शंस देखिए, विकल्प ए है सांस्कृतिक रूप से ग्रहित प्रतिमान जिसका अनुगमन किया जाता है। विकल्प बी सामाजिक रूप से स्वीकार प्रतिमान जिनका अनुगमन किया जाता है। विकल्प सी, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सामाजिक मानक है। ऑप्शंस देखिए, बताएं सही क्या होगा। ए और बी दोनों ही सही होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सामाजिक अगर बात की जाए प्रतिमान की, ठीक है, सामाजिक प्रतिमान की बात की जाए कि सामाजिक प्रतिमान के प्रकार किसने बताए हैं? सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान। सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान, तो ये किसने बताए हैं? सामाजिक प्रतिमान के ये दो प्रकार किसने बताए हैं? रॉबर्ट बेयरस्ट्रीट ने। ठीक है, रॉबर्ट बेयरस्ट्रीट ने। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द सोशल सिस्टम, सॉरी द सोशल ऑर्डर। ठीक है, द सोशल ऑर्डर कब आती है? 1970 में आती है द सोशल ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार वर्ग परिभाषित किए जाते हैं। ऑप्शंस देखिए, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, उत्पादन के साधनों से उनका संबंध, भूस्वामित्व व भूस्वामित्व का ना होना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए यह किसने कहा कि एकता की अवधारणा हिंदू धर्म में अंतर्निहित है? एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, टी.एन. मदान यहाँ पर दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? एकता की अवधारणा हिंदू धर्म में अंतर्निहित है, ये बात किसने की है? यहाँ पर एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे होंगे। इनकी पुस्तकों की बात कर ली जाए तो एक पुस्तक है इनकी इंडियन विलेज। इंडियन विलेज 1955 में आती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस हो जाएगा, ये इनका हो जाएगा। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ये इनकी हो जाएगी। ठीक है, ये इनकी हो जाएगी पुस्तकें। कमार पर इनका अध्ययन रहा है, कमार जाति पर। ठीक है, कमार जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। इसके अलावा शामीर पेट पर भी इन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है, शामीर पेट पर भी इन्होंने एस.सी. दुबे ने अध्ययन किया है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, घुरिये के अनुसार जाति संस्था की सामाजिक रूप से एक सही जानकारी के लिए हमें उन जातियों की किस रूप में पहचान करनी चाहिए? ऑप्शंस देखिए, हिंदू सामाजिक व्यवस्था के प्रतिबिंब, जातियों के बदलते स्वरूप, जातियों के आधुनिक स्वरूप या फिर वास्तविक जातियों में। क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक जातियों में। ठीक है, वास्तविक जातियों में हो जाएगा। और इनकी पुस्तकों की अगर बात की जाए तो एक है इंडियन साधुस। ठीक है, इंडियन साधुस हो जाएगी, ये आप याद रखें। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ठीक है, ये हो जाएगी। एक पुस्तक हो जाएगी फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर। ठीक है, ये सारी इनकी पुस्तकें हो जाएंगी घुरिये की। ठीक है, नई पुस्तकें आप याद करें ज़्यादा। ठीक है, अब पुरानी नहीं आ रही है, ज़्यादा नई पूछी जा रही हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाज और सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्ति किया? दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन, स्पेंसर। समाज और सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्ति किया? यहाँ पर क्या हो जाएगा?
हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की बात की थी, ठीक है, सर्वप्रथम सामाजिक संरचना, ये जो कॉन्सेप्ट है उसके इनके द्वारा दिया गया था, इनका प्रयोग इन्होंने किया था स्ट्रक्चर का, और स्ट्रक्चर की तुलना मानवीय शरीर से इन्होंने की थी। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। इन्हें सामाजिक उद्विकासवादी के नाम से जाना जाता है, सामाजिक उद्विकासवादी, या फिर अगर हम बात करें सामाजिक डार्विनवादी, ठीक है, सामाजिक डार्विनवादी, या फिर डार्विन से प्रभावित है, ठीक है, सामाजिक डार्विनवादी या डार्विन का बुलडॉग, ठीक है, डार्विन बुलडॉग, इस तरह से भी इनको पुकारा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक संरचना के निम्न तत्वों की चर्चा इनमें से किसके द्वारा की गई? संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह व उपसमूह। ऑप्शंस देख लीजिए, पार्सन्स, दुर्खिम, स्पेंसर, वेबर। इन तत्वों के आधार पर संरचना को किसने परिभाषित किया है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा, ठीक है, पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन हो जाएगा, ठीक है, 1937 में आती है। द सोशल सिस्टम हो जाएगी। ये अच्छा कब आती है? 1951 में आती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा टूवर्ड अ जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये हो जाएगी इनकी पुस्तकें, ठीक है, ये इनके आपको बताई गई हैं। किसकी बताई गई हैं? पार्सन्स की बताई गई हैं। इन्होंने पैटर्न, वेरिएबल, प्रतिमान, चर की अवधारणा दी थी, संस्थाकरण की अवधारणा दे रखी है, सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। पुस्तकें दी गई हैं, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, मैक्स वेबर, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, मैक्स वेबर, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, पार्सन्स, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, वेबर। सही नहीं है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन मैक्स वेबर की है, बिल्कुल है। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, ये भी वेबर है। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, पार्सन्स है। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, ये वेबर की नहीं है। ये किसकी हो जाएगी? दुर्खिम की हो जाएगी, ठीक है, दुर्खिम की पुस्तक सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, ये एग्जाम में आपके पीजीटी के एग्जाम में बुक पूछी गई है, तो विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, दुर्खिम के अनुसार मानक शून्यवादी आत्महत्या परिणाम है। आत्महत्या का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। सुसाइड इनकी पुस्तक कब आती है? 1897 में, 1897 में इनकी पुस्तक आती है, सुसाइड। चलिए अब यहाँ पर देखिए, विकल्प ए है, एक व्यक्ति का समाज या समूह में अत्यधिक घुल मिल जाना। विकल्प बी, कठोर सामाजिक नियमाचारों, शिथिल समूह एकीकरण तथा अत्यधिक व्यक्तिगत दायित्व की भावना का होना। विकल्प सी, नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना। विकल्प डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा सही? मानक शून्यवादी आत्महत्या किसका परिणाम है? नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना। ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एम.एन. श्रीनिवास ने सांस्कृतिक और पश्चिमीकरण की अवधारणाओं का प्रयोग इनमें से कुछ विशेषताओं को समझाने के लिए किया। ऑप्शन देखिए, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, भारत में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन, भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन, या फिर भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, ठीक है, पश्चिमीकरण की अवधारणा दी है, आधुनिकीकरण की बात की है इन्होंने, प्रभु जाति की अवधारणा है, ठीक है, प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट है, वोट बैंक का कॉन्सेप्ट है, वोट बैंक का है, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा दी है, फैलाव की अवधारणा दी है।
ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसके हैं, एम एन श्रीनिवास के हैं। और यहाँ पर भारत में धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन के लिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, विकल्प बी समाज में केवल सहयोग है, समाज में केवल संघर्ष होता है, या फिर समाज में ना तो सहयोग है और ना ही संघर्ष है। तो यहाँ पर देखिए बी सी डी गलत है, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सहयोग की बात की जाए, ठीक है, सहयोग की बात की जाए तो ये कैसी है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, यह सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएगा, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आ जाएगा। ग्रीन ने अच्छा सहयोग को क्या कहा था, शांतिपूर्ण संघर्ष। ठीक है, शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कहना था, शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये ग्रीन ने कहा था। और ग्रीन ने तो सहयोग के 3 प्रकार भी बताए थे। ठीक है, 3 प्रकार भी बताए थे, किसने बताए थे, ग्रीन ने बताए थे। प्राथमिक सहयोग, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। ठीक है, ये इन्होंने बताए हैं। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सहयोग ये किसने बताए हैं, ग्रीन ने बताए हैं, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और संघर्ष की बात की जाए तो किंग्सले डेविस का आप याद रखेंगे, स्टेटमेंट इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जहां प्रतियोगियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, वहां पर संघर्ष होता है। ये किसने कहा था, ये किंग्सले डेविस ने कहा था। ये इनका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है स्टेटमेंट देकर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह एक उदाहरण है भावात्मक व्यवहार का, मूर्खतापूर्ण व्यवहार का, वीरता मूलक व्यवहार का, या फिर विवेक सम्मत व्यवहार का। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो इसे एक उदाहरण कहा जाएगा। ये किस में आएगा, यहाँ पर भावात्मक व्यवहार होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह का उदाहरण है, विद्यालय, परिवार, गांव, मित्रों का समूह। द्वितीयक समूह पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, विद्यालय होगा। ठीक है, विद्यालय होगा। परिवार, गांव, मित्रों का समूह, ये तीनों किस में आएंगे, प्राथमिक समूह में आएंगे। प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है, कूले ने दी है। अच्छा, किस पुस्तक में दी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी है। अच्छा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कब आती है, 1909 में आती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, संदर्भ समूह को सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह में किसने वर्गीकृत किया। ऑप्शन देखिए, शेरिफ एंड शेरिफ, मर्टन, ऑटो क्लाइनबर्ग, सोरोकिन। संदर्भ समूह को सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह में किसने वर्गीकृत किया। अब यहाँ पर देखें, ठीक है, ध्यान रखें आप, सकारात्मक व नकारात्मक संदर्भ समूह, सकारात्मक व नकारात्मक संदर्भ समूह, ये जो अवधारणा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, न्यूकॉम्ब के द्वारा दिया गया है। ठीक है, न्यूकॉम्ब ने किया है, और इन दोनों के बीच अंतर किसने किया है, मर्टन ने किया है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में आप विकल्प में देख रहे हैं न्यूकॉम्ब नहीं है, तो ऐसे में आपको मर्टन को टिक करना होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑटो क्लाइनबर्ग देख रहे हैं तो इन्होंने भी 2 तरह के संदर्भ समूह की बात की थी। एक तो बात की थी इन्होंने वास्तविक संदर्भ समूह, वास्तविक संदर्भ समूह, और दूसरा क्या हो जाएगा, काल्पनिक संदर्भ समूह। वास्तविक संदर्भ समूह और दूसरा काल्पनिक संदर्भ समूह हो जाएगा। ये 2 प्रकार इनके द्वारा, ऑटो क्लाइनबर्ग के द्वारा बताए गए हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन समिति का एक लक्षण नहीं है, लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, आदर्श मानदंडों का अनुसरण। क्या होगा, निश्चित संरचना व संगठन पाया जाता है, औपचारिक नियम होते हैं, अस्थायी प्रकृति होती है इसकी,
औपचारिक संबंध होते हैं। यहाँ पर आदर्श मानदंडों का अनुसरण, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, लोगों का समूह है। ठीक है, लोगों का समूह है, इसलिए ये क्या होगा, मूर्त होगा। कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है, ये भी सही है। ऐच्छिक सदस्यता होती है, अनिवार्य सदस्यता नहीं होती है। निश्चित संरचना व संगठन पाया जाता है, औपचारिक नियम होते हैं। अस्थायी प्रकृति होती है, औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, और ये मूर्त होता है। ठीक है, ये लक्षण आपको बताए गए हैं समिति के, इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। ऑप्शंस है पुनः समाजीकरण, सामाजिक स्थिति, समाजीकरण, समझ का आदान प्रदान। क्या होगा? यहां पर राइट क्या होगा? यहां पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सोशलाइजेशन होगा। ठीक है, समाजीकरण होगा। अब समाजीकरण की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो ये क्या है, सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, समाजीकरण क्या है, सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो यह जीवन प्रयत्न चलती है व्यक्ति के, तो जीवन प्रयत्न चलती, जीवन प्रयत्न चलेगी तो ये कैसी प्रक्रिया होगी, गतिशील प्रक्रिया होगी। ठीक है, एक याद रखेंगे, इसकी प्रारंभिक अवस्था से प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था क्या है, तो इसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है महत्वपूर्ण अवस्था का कि समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था क्या है, तो जब महत्वपूर्ण अवस्था से प्रश्न पूछा जाता है तो ये किशोरावस्था हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी, किशोरावस्था हो जाएगी, महत्वपूर्ण अवस्था। और ध्यान रखें, व्यक्ति या बच्चा जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करना ही क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर विशेषताएं, लक्षण बताए गए हैं सोशलाइजेशन से रिलेटेड, समाजीकरण से संबंधित। ये इस तरह से विशेषताएं देकर एक साथ पूछ लिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी है सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड 6 आयामी वर्गीकरण दिया है। राधा कमल मुखर्जी, योगेंद्र सिंह, IP देसाई, SC दुबे। भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड या 6 आयामी, या अगर कहा जाए बहुआयामी है ना, या बहुल परंपरा की अवधारणा, परंपरा है ना, बहुल परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया, SC दुबे के द्वारा। सबसे पहले इन्होंने राष्ट्रीय परंपरा, ठीक है, राष्ट्रीय परंपरा आ जाएगी, राष्ट्रीय परंपरा की बात की। ठीक है, शास्त्रीय परंपरा की बात की इन्होंने, शास्त्रीय परंपरा हो जाएगा, शास्त्रीय परंपरा है, राष्ट्रीय परंपरा है। फिर क्या आएगा, प्रादेशिक परंपरा आ जाएगा। ठीक है, प्रादेशिक परंपरा आ जाएगा। ठीक है, प्रादेशिक परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, स्थानीय परंपरा है, स्थानीय परंपरा हो जाएगी। ठीक है, स्थानीय परंपरा हो जाएगी। स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा है। ठीक है, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगी, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में पश्चिमी परंपरा की इन्होंने बात की है। तो ये 6 परंपराओं की इन्होंने बात की है। अक्सर एक साथ दे देते हैं, उस पर बताना होता है किस परंपरा की बात की है या किसकी नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पर श्यामा चरण दुबे होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजाति तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया? ऑप्शंस है AC हट्टन, BC गुहा, DN मजूमदार, सर हर्बर्ट रिजले। यहां पर क्या होगा, यहाँ पर सर हर्बर्ट रिजले होगा, विकल्प डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रिजले यहाँ पर सही है। ठीक है, इन्होंने प्रजाति का वर्गीकरण किया था। ठीक है, प्रजाति का वर्गीकरण किया था, 7 बताए थे इन्होंने। और भारत की मूल प्रजाति किसे बताया,
भारत की मूल प्रजाति, ठीक है। भारत की मूल प्रजाति किसे बताया था? द्रविड़ को, ठीक है। किसे बताया था? द्रविड़ को बताया था भारत की मूल प्रजाति। किसने बताया है? रिजले ने बताया है, इसे आप याद रखेंगे। और मजूमदार की बात करें तो इन्होंने भारत की मूल प्रजाति किसे बताया? भारत की मूल प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड को बताया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, किसने संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना? सिमेल, पार्सन्स, मैकेवर एंड पेज, दुर्खी में संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना। संघर्ष समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, ये किसने कहा? पार्सन्स ने कहा था, ठीक है। जब प्रकारवाद की बात करते हैं तो उन्होंने समाज में सिर्फ निरंतरता, स्थायित्व की ही बात की है, समाज को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इन्होंने समाज में होने वाले संघर्ष को अनदेखा किया, विचलन की बात नहीं की, अपराध की बात नहीं की है ना। समाज में होने वाले जो लड़ाई झगड़े होते हैं, अव्यवस्था उत्पन्न होती है, उसकी बात नहीं की, उनको अनदेखा किया, व्यक्ति को इग्नोर किया तो उसकी बात नहीं की। इस वजह से प्रकारवाद की आलोचना होती है। फिर नव प्रकारवाद आता है, अलेक्जेंडर के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? पार्सन्स होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, चूंकि संघर्ष दिया गया ऑप्शन में मैकेवर पेज है, तो इन्होंने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात की है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की जो बात है ये मैकेवर एंड पेज के द्वारा की गई है। चलिए आखिरी प्रश्न देखिए, एकल विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ था या कहा था? ऑप्शन है वेस्टरमार्क, मैकेवर एंड पेज, फेडरिक एंजल्स, जीपी मर्डॉक। एकल विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ था, यह किसने कहा? यहाँ पर फेडरिक एंजल्स होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।